विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आइए आज हम सब डिस्कस करते हैं। आपका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विन्यास। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विन्यास। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा हमेशा से रही है। तो आज इन नगरों का जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, इन नगरों का विन्यास है, इसको आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। और कुछ इसके अपवाद हैं, इसको भी आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। तो कम से कम परीक्षा में जो सामान्य प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होंगे। आपने शुरू से पढ़ा है, हमेशा से क्लास 6 में जब रहे होंगे तब से ये पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन इट मीन्स, अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, तो एक बड़ी बात यह है प्लानिंग का मतलब पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। प्लानिंग का मतलब हुआ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। इस बात में ये बात अंतर्निहित है कि अगर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो आपको ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि इन नगरों को किसी न किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पहले नक्शा बना के इन नगरों को डेवलप किया गया होगा। एक बड़ी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कहीं भी ग्रामीण संस्कृति से नगरीय संस्कृति में रूपांतरण, या ये कह सकते हैं कि गांवों का नगरीय संस्कृति में रूपांतरण के जो लक्षण हैं वो ना के बराबर परिलक्षित होते हैं। ऐसा दिखता है कि इन नगरों को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बसाया गया, प्लान किया गया और बसाया गया, आप ये कह सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर ऐसा है जो त्रिखंडीय है, जो 3 खंडों में विभाजित है। तो मुझे पता है कि आपको इसका जवाब मालूम है और वो है धौलावीरा। तो अब कोई नगर 3 खंडों में विभाजित है, तो क्या कोई नगर 2 खंडों में भी विभाजित था? तो आइए हम सब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बड़ी बात यह है, आपको ऐसे समझ लेना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर, मैक्सिमम नगर जिनका उत्खनन अभी तक हम कर पाए हैं, सामान्य तौर पर 2 खंडों में विभाजित हैं। सामान्य तौर पे 2 खंडों में विभाजित है। जैसा कि आप सामने अगर देख रहे हैं मेरे साथ, एक कल्पना से अगर हम एक साइट को प्लान करें और आप मान लें कि ये किसी एक नगर का क्षेत्र है, तो इसमें 2 खंड हैं सामान्य तौर पर। आप देखिए, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। आप ऐसे समझिए, अगर ऑन पेपर हम मैप को, दिशाओं को इंगित करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर 2 खंडों में विभाजित हैं मोटे तौर पर। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पश्चिमी टीला है हमेशा जो छोटा है, अपेक्षाकृत छोटा है। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत छोटा है, ऊंचा है और दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत है मतलब चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे आपने ताम्र पाषाण काल की तरफ ध्यान दिया हो तो वहां पर यह लगता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृतियां हैं। लेकिन जोरवे संस्कृति के 2 नगर, इनामगांव और दैमाबाद, इनामगांव और दैमाबाद नगरीकरण की तरफ बढ़ चुके थे। और ताम्रपाषाण काल में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि किस जगह की बस्ती एक सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी? तो आपको जवाब पता है, इनामगांव। इनामगांव की जो बस्ती है जो नगरीकरण के करीब पहुंच रही थी, वो एक सुरक्षा प्राचीर के साथ साथ खाई से भी घिरी हुई है। हड़प्पा सभ्यता में भी जो नगरों का दुर्ग क्षेत्र है उसको एक सुरक्षा प्राचीर से घेरने की परंपरा दिखाई पड़ती है। आपको यह बेहतर समझना चाहिए कि पश्चिमी टीला हमेशा छोटा है, ऊंचा है और एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है।
इसको दुर्ग क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। इसको दुर्ग क्षेत्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जितने भी विशिष्ट भवन हैं, जितनी भी विशिष्ट इमारतें हैं, वो इसी दुर्ग टीले से यानी पश्चिमी टीले से मिली हैं। अब एक बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए, पूर्वी टीला हमेशा बड़ा है, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। आप ध्यान रखिएगा, बड़ा है, इसकी तुलना में नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये टीला सुरक्षा प्राचीर विहीन है, मतलब यहां पर किसी प्रकार की बाउंड्री चारों तरफ से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, घेराव नहीं है। सामान्य भवन, आम रिहाइश की बस्तियां इस तरफ मिली हैं, तो यह कहा जाता है कि यह संभवतः नगर टीला था या आम जनता के लिए रहने के लिए यह क्षेत्र था। और जो पश्चिमी टीला है, जो दुर्गीकृत है, वो हमेशा से विशिष्ट लोगों के रहने के लिए निश्चित रहा होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर कुछ विशिष्ट लोग निवास करते रहे होंगे। अब एक बड़ी बात यहां पर फिर ध्यान देने योग्य है, ये बताइए सर, कोई एक हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर भी है क्या जिसका नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा था? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यह बताया कि नगर टीला आमतौर पर सुरक्षा प्राचीर से घेरा नहीं गया है। नगर टीला आमतौर पर सुरक्षा प्राचीर से घेरा नहीं गया है, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है कालीबंगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, इट वॉज कालीबंगा, जिसका नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। कालीबंगा का नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एकमात्र कालीबंगा ऐसा नगर है जिसका दुर्ग टीला भी घिरा हुआ है और जिसका नगर टीला भी आपस में घिरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब मैंने जैसा कि बताया कि नगर हमेशा दो खंडों में विभाजित हैं, केवल एक अपवाद दिखता है और वो अपवाद है धौलावीरा। गुजरात में ये स्थल है धौलावीरा। ये एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी नगर योजना त्रिखंडीय है, या आप ये कह सकते हैं इस नगर का जो विभाजन है वो 3 खंडों में है। इस नगर का विभाजन 3 खंडों में है। और एक बड़ी बात ये पूछा गया है, मध्यमा क्षेत्र कहां पे मिलता है? तो धौलावीरा के क्षेत्र को अगर आप 3 खंडों में विभाजित कर दें तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये मध्यमा कहलाता है। ध्यान रहेगा आपको। इट मीन्स नगरों का विभाजन 2 खंडों में है, धौलावीरा की नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है। आमतौर पे नगर टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है और कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ओके, फिर एक बात ध्यान देने की है कि हमेशा दुर्ग टीला पश्चिमी दिशा में है। पश्चिमी टीला हमेशा दुर्गीकृत कहलाता है, दुर्ग टीला कहलाता है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ कहलाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है और वो अपवाद क्या है? लोथल। अपवाद क्या है? लोथल। लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसका दुर्ग क्षेत्र, लोथल का दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग टीला पूर्वी दिशा में स्थित है। ये अपवाद है। लोथल को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अपवाद है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है, ये अपवाद है। इसका मतलब ये हो गया बाकी सभी नगरों का दुर्ग टीला पश्चिमी दिशा में है, लोथल का दुर्ग टीला
पूर्व दिशा में है। ओके, फिर यहां पे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, और वो प्रश्न ये है कि ये बताइए कौन सा एक नगर ऐसा है जिसमें दुर्ग क्षेत्र के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। कौन सा एक नगर ऐसा है जिसमें दुर्ग क्षेत्र के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता। तो वो नगर है चनुदड़ो। वो नगर कौन सा है? चनुदड़ो। चनुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग टीले और नगर टीले के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता। अब मैं आपको एक बार समराइज कर दूं। नगरों का विभाजन 2 खंडों में है। धौलावीरा की नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है। चनुदड़ो में दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिलते, या ये कह लीजिए कि चनुदड़ो में नगर टीले और दुर्ग टीले के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में स्थित है, ये केवल अपवाद है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में स्थित है, ये एक अपवाद है। अब सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि ये बताइए नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न जाल पद्धति में है। जाल पद्धति, या इसी को कहा गया है चेस बोर्ड पैटर्न। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने शतरंज देखा होगा, शतरंज का बोर्ड देखा होगा, उसमें खाने मिलते हैं, यानी सारे खाने 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और इसी को कहा गया है जाल पद्धति। नगर जाल पद्धति में विन्यस्त थे। नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित था। शतरंज की जाल पद्धति, शतरंज की जाल पद्धति, इसी को कहा गया है नेट सिस्टम, और इसी को कहा गया है ग्रिड सिस्टम। इट मीन्स अगर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो ये जाल, एक नेट बनेगा। ऐसा कहा गया कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगरों को आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त करती थी। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है, इसका एकमात्र अपवाद है बनावली। हरियाणा में स्थित है यह स्थल। आपको कहीं पर बनावली लिखा मिलेगा, कहीं पर बनवाली लिखा मिलेगा। एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी नगर योजना तारांकित पद्धति पर आधारित है, मतलब इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, आड़ी तिरछी काटती हैं, तो एक स्टार सा, एक तारे जैसा पैटर्न बनता है। यह कहा गया कि किस नगर की योजना तारांकित पद्धति पर आधारित है, या फिर किस नगर की योजना स्टार शेप्ड पैटर्न पे आधारित है। स्टार शेप्ड पैटर्न, स्टार शेप्ड पैटर्न। तो इट इज इन बनावली। बनावली एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर किसी भी दशा में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बनावली से तिराहे और पचराहे मिले हैं। बनावली से तिराहे और पचराहे मिले हैं। आप ध्यान रखिएगा, पचराहे तब नहीं मिलेंगे जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। अगर पचराहा मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, फिर ये 90 डिग्री का जो कंडीशन है ये समाप्त हो जाएगा। तो बनावली एकमात्र ऐसा नगर है जहां पे किसी भी दशा में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती। सड़कों के बारे में थोड़ी बातें और बता दूं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सड़कें कच्ची हैं, सड़कें कच्ची हैं वो चौड़ी। जैसे मोहनजोदड़ो की जो सबसे मुख्य सड़क है वो लगभग 10 मीटर तक चौड़ी है। 10 मीटर आई मीन एग्जैक्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है 9.14 मीटर। और जो सामान्य सड़कें और सामान्य गलियां हैं वो लगभग 3 मीटर तक चौड़ी हैं। आप कह सकते हैं सहायक गलियां या सहायक सड़कें 3 मीटर तक चौड़ी हैं, और जो
मुख्य सड़क है वो लगभग 10 मीटर तक चौड़ी है। मैं मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सड़कें कच्ची हैं, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है और केवल एक जगह दिखता है और एक सड़क में दिखता है, वो है कालीबंगा। वो शहर आपको दिखता है कालीबंगा, जहां पर एकमात्र अपवाद स्वरूप सड़क को पक्का करने का प्रयास किया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं, ईंटों को बिछा के या गिट्टियों को बिछा के, जैसा भी समझ लें। आज के संदर्भ में कदापि मत समझिएगा, ठीक है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे सड़कों को एकमात्र पक्का करने का प्रयास किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, सड़कें हमेशा कच्ची हैं। मकानों की बात करूं, अगर मैं आपसे मकानों की बात करूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मकानों के निर्माण में बेहतरीन पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। मकान पक्की ईंटों के हैं, लेकिन सड़कें कच्ची हैं। अब थोड़ा मैं एक कोरिलेशन आपको बता दूं, कालीबंगा में ठीक इसका उल्टा है। आप ऐसा कह सकते हैं, कालीबंगा के भवनों के निर्माण में सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भवनों के निर्माण में धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस नगर के भवन के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो वो है कालीबंगा। सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है और भवन कच्ची ईंटों के हैं कालीबंगा में। बाकी सभी नगरों में भवन पक्की ईंटों के हैं, सड़कें कच्ची हैं। सड़कें समकोण पर काटती हैं, लेकिन बड़ावली की सड़कें एकमात्र ऐसा नगर है जो समकोण पर नहीं काटती हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी की क्लियर हो गई होगी। एक प्रश्न और आया है, सार्वजनिक कुओं के सर्वाधिक उदाहरण किस नगर से मिले हैं, तो वो इट इज इन मोहनजोदड़ो। सार्वजनिक कुएं या कुओं की सर्वाधिक संख्या कहां है, मोहनजोदड़ो। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कहता है किस नगर के प्रत्येक घर में कुएं थे, तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा के प्रत्येक घर में व्यक्तिगत कुएं थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या भी सर्वाधिक है और वहां पर ये कुएं मैक्सिमम सार्वजनिक है, मतलब वहां से कोई भी पानी ले सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। भवनों की बात करूं, भवन बहुत बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। ऐसा भी कहा गया कि जो भवनों की रूपरेखा है समाज में श्रम विभाजन की ओर संकेत देती है। श्रम विभाजन, और ऐसा भी कह सकते हैं कि दास प्रथा के संकेत देती है। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये। भवनों की रूपरेखा हड़प्पा सभ्यता में श्रम विभाजन की ओर और दास प्रथा की ओर संकेत करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने छोटे छोटे कमरे भी हैं, इतनी छोटी छोटी बैरकें भी हैं जिसमें कोई एक आदमी रहता हो। आपसे ऐसा पूछा भी गया है कि श्रमिक बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इट इज इन हड़प्पा। हड़प्पा से श्रमिक बस्ती के साक्ष्य भी मिलते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और बढ़िया प्रश्न है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, या फिर ऐसा कहता है कि एक ऐसा घर जिसकी फर्श में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स वाला डिजाइन मिला हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा की विशिष्टता है, ये एक विशेष बात है। वक्राकार ईंटें, कर्व्ड शेप्ड ब्रिक्स, इट इज इन चंदड़ो। वक्राकार ईंटों का प्रयोग चंदड़ो में है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में है। और कालीबंगा की एक और विशिष्टता है, यहां पर एक पल्ले के किवाड़ों के साक्ष्य मिले हैं। किवाड़ एक पल्ले वाले, जैसे आप गांव में देखते हैं डबल डोर्ड दरवाजे बीच से खुलते हैं, तो सामान्य तौर पर सभी नगरों में दरवाजे डबल डोर्ड थे। इसका मतलब यह है कि दो पल्ले वाले किवाड़ थे। कालीबंगा एकमात्र इसका अपवाद है जहां पे एक पल्ले वाले किवाड़ों का साक्ष्य मिला है। उससे भी ज्यादा आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में घर से पानी के निकास के लिए लकड़ी को खोखला बनाकर, लकड़ी को कुरेद कर, लकड़ी को खोखला बनाकर उनका प्रयोग नालियों के रूप में किया गया है। और आपसे ये भी पूछा गया है कि ये बताइए पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां आपको कहां मिली हैं, तो इट इज इन चंदड़ो। चंदड़ो के भवनों में पकी मिट्टी के प्रयोग।
मतलब मिट्टी की नालियां हैं, उसको पाइप हैं और उसको पका लिया गया है और उनका प्रयोग गंदे जल निकासी के लिए किया गया है। ये मोटे मोटे तौर पर नगरों की कुछ विशिष्ट बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, और अगले लेक्चर में मैं आपसे कुछ और विशेष बातों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ शीघ्र ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।